सफलता की पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 1857 की जो क्रांति थी उसको देखा था और आज हम देखेंगे उसके बाद जो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत 1857 की क्रांति से हो जाती है। ठीक है, आज हम 1858 से लेके 1905 तक के घटनाक्रम में देखेंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको नोट्स दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे शुरुआत करेंगे ताकि आपको पता लगेगा कि किस तरह के आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें टू द पॉइंट की बात की गई है जिसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार देखने पे आपको याद हो जाएगा, इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, और बुलेट पॉइंट और अच्छे से इन चीज़ों को इसमें बताने का प्रयास किया गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें काफ़ी पसंद आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरण हैं, तो ये 3 फेज में है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि 3 फेज में हुआ था, जैसे कि उदारवादी चरण जो कि मॉडरेट फेज के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, और 1885 से लेकर 1905 तक का चलता है। उसके बाद आता है आपका उग्रवादी चरण यानी एक्सट्रीमिस्ट, जो कि 1905 से लेकर 1918 तक चलता है। ठीक है, और इसमें स्वराज की मांग होती है। और वहीं गांधीवादी चरण की बात करें तो ये 1919 से लेकर 1947 तक का जो है वो गांधीवादी विचारधारा का होता है और यहीं पे आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है। ठीक है, आपको समझ आ गया कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कितने चरण थे? 3 चरण थे। कौन कौन से थे बता दिए। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले जो कारक थे उनको देख लेते हैं, है ना। देखो, एक तो प्रेस और साहित्य की बात करने तो उस समय 169 प्लस में न्यूज़पेपर था जो कि 1877 में जैसे बंकिम चंद्र द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, ये सब इनके द्वारा जो साहित्य है वो इन लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार से राष्ट्रवाद को प्रेरित करने का काम किया गया। साथ में पश्चिमी विचार और शिक्षा का भी यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि मिल्टन और रूसिस के द्वारा लोकतंत्र विचार देना। उसके बाद भारत के अतीत की पुनर्खोज, ये भी चीज़ जैसे कि आध्यात्मिक चीज़ें, ये भी भारत के जो लोग हैं उनको राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, मैक्स मुलर का सिद्धांत वगैरह। ठीक है, फिर सामाजिक सुधार में बात करें तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज की स्थापना, ये एकता को बढ़ावा देने का कार्य किया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड लिटन की नीतियाँ जो कि 1870 में आती हैं। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे अभी। तो वो सब सारी जो कुछ चीज़ें थी जिन्होंने राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है उसको बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। ठीक है, देखिए लॉर्ड लिटन ने क्या किया, ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा की आयु थी वो 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी, जिससे कि भारतीयों को रोकने के लिए एक कदम उठाया गया था। वहीं 1877 का भव्य दिल्ली दरबार, जब देश में भीषण काल था उस समय यहाँ पे भव्य दिल्ली दरबार का निर्माण आयोजन किया जाता है, जिससे कि ये भी कहीं ना कहीं भड़काने का काम कर रही थी। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है जो कि 1878 में, इसमें देसी जो अखबार हैं उन पर बैन लगाने का प्रयास किया जाता है और काफ़ी हद तक कर भी दिया जाता है। और उसके बाद आर्म्स एक्ट जो आता है 1878 का, ये भारतीय हथियारों को रखने से रोकता है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि भारतीयों के जो गुस्सा था उनको और भी आग के काम कर रही थी। ठीक है, और इन्हीं नीतियों ने भारतीयों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें अखिल भारतीय संगठन चाहिए। ठीक है, यानी हमें एक होकर अखिल भारतीय संगठन चाहिए जो कि इसमें भारतीय लोग ही शामिल हों। फिर बात करते हैं INC से पूर्व के जो संगठन थे उनका क्या क्या सिचुएशन था उसको देख लेते हैं क्षेत्रीय स्तर पर। जैसे कि बंगाल में बात करें तो 1836 में बंग भाषा में प्रकाशिका सभा जो कि राजा राम मोहन के सहयोगी रही है। फिर 1837 में जमींदारी एसोसिएशन का गठन होता है जो कि द्वारकानाथ टैगोर द्वारा किया जाता है और ये भारत का पहला संवैधानिक आंदोलन के रूप में भी देखने को मिलता है। वहीं 1851 की बात करें तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी की, तो यहाँ पे 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन गुजला लक्ष्मी नरसू चट्टी द्वारा ये किया जाता है। वहीं 1884 में मद्रास महाजन सभा जो कि MB राघवचारी, G सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। तो ये एक्चुअली में जो कांग्रेस के गठन से जो 1885 में हुआ था उससे पहले के जो क्षेत्रीय संगठन थी वो ही हैं। ठीक है, और भी देख लेते हैं।
बॉम्बे में क्या था, 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन था जो कि जगन्नाथ शंकर सेठ का था। 1867 में पुणे सार्वजनिक सभा जो कि M.G. रनाडे और G.V. जोशी के नेतृत्व में था। वहीं 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो कि फिरोज शाह मेहता, K.T. तेलंगन, बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा इनके अंडर में था। वहीं लंदन की बात करें यानी ग्लोबल आउटरीच की बात करें तो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि दादा भाई नौरोजी ने इस्टेब्लिशमेंट किया था। कहाँ किया था, ब्रिटिश की जनता को जागरूक करने के लिए ब्रिटेन में किया था। वहीं 1885 में लंदन इंडियन सोसाइटी का भी गठन होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। वहीं बात करें कांग्रेस के पूर्व में प्रमुख अभियान कौन कौन से थे, इनको भी देखना जरूरी है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे वाले अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो, और मुझे पता लगेगा कि आपके लिए ये सब चीज़ें बेनिफिशियल हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेनिफिशियल तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो उसको कितना यूटिलाइज करता है। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की तरफ। कपास पर आयात शुल्क इसमें लगाते हैं 1875 में। सरकारी सेवा का भारतीकरण हो जाता है 1878 में, 78-79 में। इल्बर्ट बिल का समर्थन होता है। ठीक है, 1873 में इल्बर्ट बिल का समर्थन, 1873 में दूसरा आता है ये, हाँ समर्चा। ठीक है, समर्थन होता है, हाँ समर्थन होता है ये भी। ठीक है, किसानों के मुद्दे होते हैं जैसे कि नील, दक्कन के पठार, पमाना विद्रोह। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। कांग्रेस के पहले अभियान जो हुए थे, सुरेंद्र बनर्जी का कथन है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य एक आश्रय देने वाला बरगद का पेड़ था जो कि 1905 के बाद सिर्फ सांपों को ही आश्रय देता है। यह वक्तव्य पूछा जा सकता है आपसे कि यह कथन किसने किया था, और ऑप्शन में आपको दे देगा 2-4 नाम, उसमें से एक नाम ये भी होगा, तो आपको लगाना होगा। तो सुरेंद्र बनर्जी ने क्या कहा कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो एक आश्रय देने वाला बरगद का पेड़ है जो कि 1905 के बाद सिर्फ जो बरगद पर पेड़ रहते हैं उन्हीं को आश्रय देता है। ठीक है, तो ये कथन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। आप जानते हैं बरगद का पेड़ है, इस पे छां तो काफ़ी रहती है, यहाँ पे लोग और भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सांप वगैरह भी रहते हैं। ठीक है, तो 1905 के जो सांप मतलब जो कि गद्दारी वगैरह करें, तो वही जो इनके अंडर में काम करें या इनके लिए कार्य करें उनको ही पना देते थे। बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हो जाती है। ठीक है, संस्थापक की बात करें तो A.O. ह्यूम। ठीक है, ये कौन थे, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, वहीं स्थान की बात कर लें तो ये था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय कॉलेज, जो कि महाविद्यालय मतलब कॉलेज, तो ये मुंबई में। ठीक है, यहाँ पे इसके एस्टेब्लिशमेंट होता है, और उस समय यहाँ पे उपस्थित जो प्रतिनिधि थे वो 72 थे। ठीक है, और अधिकतर लोग यहाँ पे वकील थे, ठीक है, एंकर थे मतलब पत्रकार थे, तो ये सब लोग थे यहाँ पे। और उस समय जो वायसराय हुआ करता था वो था डफरिन था। ठीक है, डफरिन था। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गई होंगी कि INC की स्थापना कब होती है, 1885 में। संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम थे। कौन थे, ब्रिटिश सेनाधिकारी थे। ठीक है, और उस समय वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे हुआ है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में होता है। उपस्थित प्रतिनिधि कितने थे, 72 थे। उस समय वायसराय कौन था वहाँ का, लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, तो ये सारा फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इस पे स्पेशल जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी। सन 1992 में ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय सांसद बन चुके हैं। ठीक है, कौन थे, दादा भाई नौरोजी, नाम में ही दादा है तो दादा ये तो करेंगे ही। तो 1892 में ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय संसद बन जाते हैं। उन्होंने भारत के आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक ड्रेन को उजागर किया। साथ में अंग्रेजों द्वारा भारत की संपत्ति को औपनिवेशिक लूट यानी कॉलोनियल लूट के बारे में ब्रिटिश संस्कृतों को आगाह कराया। इससे क्या हुआ, भारतीयों में आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना भी जगती है। ठीक है, पहले यहाँ के जो आम आदमी था भारत का वो बहुत ही भोला था, बहुत ही स्वीट क्यूट था। ठीक है, उसको फालतू चीज़ों से मतलब नहीं था। शाम को सोना, पूरा दिन खेत में काम करना, फिर सोना खाना, यही सब उसकी दिनचर्या हुआ करती थी। फालतू चीज़ मतलब फालतू की अच्छी चीज़ें थी, लेकिन उसको इतनी जानकारी नहीं थी। और जब धीरे धीरे जो विचारधारक जो नए नए ज्ञानी पुरुष आते गए, फिर उन्हें उनकी आंखें खोली, फिर उनको भी लगा हाँ भाई ये बंदा तो सही कर रहा है, इसकी बात माननी पड़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि हाँ सही बोल रहा है बंदा, फिर उन्होंने जाके सपोर्ट किया। इस तरह से जो भारतीय जनता है उनके बारे में
आर्थिक शोषण के विरुद्ध उनकी चेतना का जागृत होता है। बात करते हैं आईएनसी गठन के जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी उसको भी देख लेते हैं। सेफ्टी वॉल्व आप जानते हैं क्या होता है? कुकर देखा आपने, ये रहा कुकर, ठीक है। कुकर में यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, यहाँ नहीं होता, आई थिंक यहाँ होता है, यहाँ, ठीक है, फोटो में यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व होता है, वो तो कुकर हो गया, लेकिन सेफ्टी वॉल्व यहाँ भी होता है, ये सुरक्षा कवर। चलो अभी देखते हैं, फिर समझाऊंगा, पहले देख लेते हैं। देखो, विलियम वेडरबर्न ह्यूम की जीवनी 1913 में लाला लाजपत राय द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। सिद्धांत क्या था भाई? देख भाई, 1878 में गुप्त रिपोर्टों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पे असंतोष देखने को मिलता है। 1858 में जो रिपोर्टें होती हैं ब्रिटिश की खुफिया रिपोर्टें, उसमें बड़े पैमाने पे उनको पता लगता है कि जो भारतीय हैं वो हमसे नाराज़ हैं, ठीक है। अब नाराज़ हैं तो क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि ए.ओ. ह्यूम ने आईएनसी की स्थापना करने की बात कही और साथ में अंग्रेज़ों से सुरक्षा वाल्व के रूप में कहा कि हमें लूटना बंद करो, ठीक है, ताकि जो भारतीय हैं और जिससे भारतीयों को जब पता चला कि ऐसे हो रहा है तो उनको गुस्सा आ गया, भाप की तरह गुस्सा उनको हो गया और वो हिंसक क्रांति की बजाय शांतिपूर्ण याचिकाओं के जरिए बाहर निकल सके। नहीं समझ आया? देखो, 1878 में होता ये है ना कि ब्रिटिश जो लल्लू पंजू थे वो रिपोर्ट निकालते हैं, मतलब रिसर्च करते हैं कि इस समय जो भारत में है आदमी लोग, उसमें क्या चल रहा है। तो इसमें पता लगता है कि बहुत सारे लोग असंतोष हैं, मतलब ब्रिटिश की जो नीतियाँ हैं उनसे खफा हैं, नाराज़ हैं, नहीं अच्छा लग रहा है। तो वो तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे करेगा तो कौन करेगा। और साथ में जब ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं और उसी के साथ में सुरक्षा वॉल्व कहते हैं कि स्थापना होती है और उसका सिद्धांत लाते हैं। और उस समय जब भारतीयों को पता लगता है कि जो ये लोग हैं ये सब काफ़ी चीज़ें जो हैं इधर उधर कर रहे हैं और भारतीय जो हैं वो भड़क जाते हैं, ठीक है, और भड़क के फिर इसका विरोध करते हैं। देखो, ब्रिटिश नीतियाँ समझ लीजिए, नीचे वाली जो आग है ना, ये है ब्रिटिश नीति आपकी, ठीक है। और भारत कौन है? ये पूरा जो कुकर है ना, ये अपना प्यारा भारत है, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। और जो इसमें लोग रहते हैं, लोग माने तो गैस, ठीक है। तो गैस जो लोग रहते हैं, ऐसा पता ये क्या है? डिस्कॉन्टिनेंट हैं, यानी असंतोष व्याप्त है, ठीक है। और सुरक्षा के लिए कौन है? ये हैं ऊपर टोपीधारी फिरंगी, ठीक है। तो ये नहीं, फिरंगी नहीं भाई, ये तो अपने लोग हैं। और ये अपना फिरंगी तो इधर ही हैं, ये रे नीचे से आग लगा रहे हैं कि ऊपर निकलो लोग, निकलो। तो यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सुरक्षा वॉल्व यानी सेफ्टी वॉल्व का काम करने लगी, लोगों को आगाह करने लगी कि इनके चक्कर में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे, सबको लूट ले जाएंगे, ठीक है। तो जो आईएनसी है वो सुरक्षा वॉल्व का काम करती है यहाँ पे। अभी आगे देखेंगे अच्छे से। देखो, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ये क्या है भाई? देखो, प्रस्तावक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु और विपिन चंद्र पाल इसके प्रस्तावक रहे, मतलब नेता रहे। सिद्धांत क्या था? ये भारतीय नेता काफ़ी स्मार्ट थे, वे जानते थे कि अगर वे खुद को कई अखिल भारतीय संगठन बनाएंगे तो अंग्रेज उसे तुरंत कुचल देंगे, ठीक है। जो भारतीय नेता थे उस समय के, उनको पता था कि हम लोगों ने अगर कुछ किया तो हमारे पास ना सपोर्ट है, ना हथियार है, ना कुछ है, तो ये लोग क्या करेंगे? तुरंत ही कुचल देंगे। इससे अच्छा है जानबूझकर ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज था, उसका इस्तेमाल किया और उसको ढाल बना के सामने प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और कोई दूसरा आता है आपके दोस्त को मारता है, तो आप क्या कहेंगे? भाई क्यों मार रहा है? तो लड़ जाएंगे, मारने पीटने लगेंगे। अगर वहीं दोस्त दोस्त में हो तो क्या होगा? आप जाके बोलेंगे, किसके तरफ से बोलेंगे? आपके दोनों दोस्त हैं, उसको बताएंगे, क्या करेंगे? तो यही सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। जो ये था ए.ओ. ह्यूम, ये एक अंग्रेज था, ठीक है। और अंग्रेज के सामने जब अंग्रेज जाएगा तो क्या उसे मारेगा? नहीं मारेगा, बातचीत से एक निपटारे काम चलेगा, प्यार से काम निपटारे चलेगा। तो उसी का यहाँ पर फ़ायदा उठाया अंग्रेज, जो हमारे भारतीय नेता थे, ठीक है।
देखो कैसे, इमेज की बात है समझो, ये थे ब्रिटिश की जो शक्ति है, ये हैं भारतीय राष्ट्रवादी, जो हमारा घर है ये भारतीय राष्ट्रवादी हैं। और जब बिजली गिरती है तो किस पे गिरेगी? एंटीने पे गिरेगी, जो कि न्यूक्लियली होगी। और न्यूक्लियली कौन है यहाँ पे? एओ ह्यूम है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये ब्रिटिश की और ये जो एओ ह्यूम है, इन दोनों के बीच में फाइट करवा दिया। फाइट नहीं करवाया, मतलब ढाल बना के सामने खड़ा कर दिया, ठीक है, जिससे कि जो भारतीय राष्ट्रवादी हैं वो सेफली बच सके, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। कांग्रेस के भीतर गतिशीलता, इंटरनल डायनामिक्स, एक तो मॉडरेट थे और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी नरमपंथी और चरमपंथी, ये दो अलग अलग विचारधारा के लोग थे। नरमपंथी की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, वहीं चरमपंथी में बाल गंगाधर तिलक थे। रणनीति की बात करें तो यहाँ पर जो नरमपंथी थे ये बोलते थे अंग्रेज ही हमारे माई बाप हैं, इन्हीं जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे, हम इन्हीं के भरोसे रहेंगे। वहीं गर्मपंथी क्या कहते हैं? स्वराज तो रह के रहेंगे, उन्हें कटपट्टा सेक देंगे। जो गर्मपंथी थे या चरमपंथी थे वो कहते थे स्वराज नहीं मिला तो कटपट्टा सेक देंगे, ठीक है, हमको भिखारी नहीं, ये हमारा देश है। उनकी इस तरह से विचारधारा थी। उनकी जो चीज़ें थी उनको बाइकआउट करना, ठीक है, उनका विरोध किया काफ़ी। लेकिन वही जो नरमपंथी थे वो बोलते थे आप ही माई बाप हो, जो खोगे वो वही सही है। अंग्रेजों के सामने तो नॉर्मल सी बात, दो आपके दोस्त होंगे, उसमें भी दो प्रकार के लोग होंगे। एक तो लीडर होगा, एक थोड़ा डरपोक होगा, एक होगा कि बातचीत से काम चला लेते हैं। जो डरपोक होगा वो बोलेगा, जो ताकतवर होगा उससे दोस्त है वो ज़्यादा बोलेगा हाँ भाई तू सही कह रहा है, जो कह रहा तू सही कह रहा है। वही दूसरा दोस्त होगा, उसको कुछ बोलोगे वो बोलेगा साले लैपटॉप रख दूंगा, फालतू बोला तो दोबारा बोल मत दियो, फालतू है। तो इस तरह से दो चीज़ें थी, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये थे नरमपंथी वाले बंदे, ये न्याय में विश्वास रखते थे, जबकि अंग्रेजों के पास न्याय क्या घंटा मिलेगी। जब वो यहाँ पे न्याय करने आते होंगे तो यहाँ के धन लूटते क्या, यहाँ के लोगों को परेशान करते क्या? नहीं ना। तो पता नहीं कैसे ये नरमपंथी लोग थे, ठीक है। तो ये न्याय में विश्वास करते थे, और न्याय कौन करेगा? वो करेंगे न्याय, घंटा ना करें न्याय। न्याय करना होता तो इतना लूट के थोड़ी ले जाते हो। नील तमाम ले गए, तमाम धन ले गए, सोना ले गए, कोहिनूर हीरा ले गए, बहुत सारी चीज़ें ले गए। न्याय करना होता तो बेटे भाई यहीं रहने दो, यही की चीज़ है, एथिकली नहीं सही है। पता नहीं कैसे ये लोग थे। एनीवे, अब उसमें जो थ्योरी है वो तुम्हें पढ़ना ही है, तुम पढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और विचार प्रकट करने के लिए मैं तो कुछ हूँ नहीं, अभी एक नॉर्मल आदमी हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े हैं उनको सोचना चाहिए। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। देखो भाई, चरमपंथी की बात करें तो इनकी जो रणनीति थी अपनाने की तैयारी, ये काफ़ी आक्रामक थी, ठीक है। आक्रामक रवैया इनका अपना, जैसे मैंने बताया अभी कि रेप्टे रख देंगे फालतू बोले तो वही वाली यहाँ पे कहानी है। इसी वैचारिक अंतर ने आगे चलकर कांग्रेस में विभाजन किया, ठीक है। और इसमें सूरत में क्या हुआ, 1907 में बीज बो चुका था, ठीक है। जो वैचारिक अंतर था ये जाके आगे कांग्रेस का विभाजन होता है यहाँ पे 1907 में सूरत में, ठीक है। नॉर्मल विभाजित तो होना था, एक बोल रहा है माई बाप आप ही हो, दूसरा बोल रहा है चैप्टर रख दूंगा, मेरा देश मेरा घर मेरा माटी मेरा देश। तो ऐसी चीज़ें थी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, और ये जो आगे जो हम आगे करेंगे इस वीडियो में अच्छे से, और इसमें नहीं होता दूसरे वीडियो में बात करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ ले ले तो भाई ज़रूरी है, जब पढ़ रहे हो तो। महिला भागीदारी का यहाँ उधर होता है, कैसे होता है? राइट्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन, राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं का जो प्रवेश एक क्रांतिकारी कदम था। इसमें कंदाबनी गांगुली और आनंदी बाई जोशी जैसी महिलाओं ने भारत में पहली बार महिला चिकित्सा ने बाधाओं को तोड़ दिया। इन लोगों ने पहली बार आकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और इन्होंने 1885 से 1905 के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेना यहाँ पे शुरू कर दिया, ठीक है। कंक्लूजन देखा जाए तो 1905 तक आईएनसी ने एक मजबूत राजनीतिक आधार तैयार कर लिया था, जिस पर बाद में गांधी जी ने
जन आंदोलन खड़ा कर दिया। तो ये आपका जो कंटेंट था आगे पल वो समझ आ गया होगा। और हम आगे वाली वीडियो में जो ये माई बाप वाले और रेपटे वाले इन लोगों को करेंगे, ठीक है। मैं अच्छे से बताऊंगा इन लोगों के बारे में। ये इतने बेवकूफ़ थे नरमपंथी ना, जब वीडियो बनाओ अगली आएगी ना उसमें बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, बताऊँगा इसमें। तो आपकी वीडियो यहाँ पे आज समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। तो लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सपोर्ट करेंगे, अच्छा लगेगा हमें भी और आपके लिए के लिए भी अच्छा है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। और PDF वगैरह के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना, ज़रूरी है भाई बताना।